नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंजित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी शिक्षक रतन शर्मा जी इस समय हमारे साथ है। आपको बता दें, ये संस्था जो है शिक्षकों के जो मुद्दे होते हैं वो उठाती है। इसके साथ ही एजुकेशन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए इसके ऊपर भी काम करती है। इनसे बातचीत करेंगे और मौजूदा जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उस पर इनके क्या विचार हैं और क्या इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, इस पर भी इनसे बातचीत करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ और सवालात भी इनसे करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से शिक्षकों को जो वो एजुकेशन स्टूडेंट्स को देते हैं, क्या उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है, इस पर भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद अंचित जी। आपने शिक्षा के क्षेत्र में जी ऐसा बात करने का ऐसा आपने सोचा, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद। रतन जी, सबसे पहले जो आपकी ये संस्था है, महासंघ है, शैक्षिक महासंघ, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। किस किस क्षेत्र में ये काम करता है और अभी तक कहां कहां पर आपकी जो संस्था है वो बन चुकी है? हाँ, हमारा संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नाते पूरे देश भर में काम करता है और यह संगठन 1990 से लगातार काम कर रहा है। इसमें ऐसा था कि देश भर में बहुत सारी टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद से भी काम कर रही थी, लेकिन उसमें एक समस्या ये थी कि टीचर्स जो हैं वो केवल अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने जाते थे, उसके लिए संगठन खड़े करते थे। तो उसमें एक और बड़ी समस्या ये थी कि जो टीचर का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे हो, इस विषय पे संगठन को काम करना चाहिए। टीचर्स की प्रॉब्लम प्लस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसको लेकर के ये संगठन जो है टीचिंग स्किल्स जो है, जो पढ़ाने के तरीके हैं, क्या उस पर भी चर्चा होती है? हाँ, एक तो पढ़ाने के तरीके, दूसरा हमारी शिक्षा कैसी है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा के नाम से होनी चाहिए। जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते यानी कि एक तो रहता है कि एक सिलेबस जो सरकार के द्वारा मिला है हमें, डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हमें उस सिलेबस को कवर करना है और बच्चे को पास होना है। ये एक क्वालिटी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन है। हाँ, वो भी उसमें इसके साथ साथ हमारी शिक्षा कैसी हो। जैसे हमारी शिक्षा जो है वो हम सबको पता है कि हमारा देश विश्व गुरु था। विश्व गुरु का मतलब ये था कि हमारे देश में शिक्षा इतनी अच्छी थी कि पूरा विश्व को भारत शिक्षा देता था। तो गुरुकुल पद्धति थी। उसके बाद में जो अंग्रेजों का आक्रमण, कुछ बाहर से आक्रमण हुए, उसके कारण वो शिक्षा में बदलाव हुआ और वो जो भारतीय शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा का मतलब, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय शिक्षा का उद्देश्य जो है वो चरित्र निर्माण रहा है, ऑलवेज प्राचीन समय से ही रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल जो संस्कारों की, जो हम मॉरल एजुकेशन की भारत में हम बात करते हैं, जो परिवार सिस्टम है जिसके आधार पर पूरा विश्व शांति से रहने का, ऐसा वसुदेव कुटुंबकम करके कि भारत का विचार है, हम पूरे विश्व को एक परिवार की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने इन संस्कारों को बाहर निकाला और शिक्षा जो है वो एक पैसा कमाने वाली, बच्चे को एक पैसा कमाने वाली मशीन तैयार करना, ऐसा अंग्रेजों ने सोचा था, वैसा उन्होंने किया। और आज़ादी के बाद से भी आज तक हम देखते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, आप जो सोच सकते हैं, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाने वाले जो शिक्षा तंत्र है उसमें एक कमी आई है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जो शिक्षा आज के युग में, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, उसमें एक तो शिक्षा जो है वो कैसी, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको लेकर के चलना, यानी कि हमारा कल्चर और वर्तमान जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, दोनों के बीच में समन्वय बिठा करके हमने देश को आगे ले जाना है। और इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो देश भर में 12 लाख से ज़्यादा इसके सदस्य हैं, केजी से लेकर पीजी तक यूनिवर्सिटीज़ में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में काम है। इसका लक्ष्य जो है वो भारत को एक पुनः विश्व गुरु बनाना है, पूरे विश्व का पुनः मार्गदर्शन करना है। ऐसे भारतीय विचारों को लेकर के यह देश भर में संगठन। क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी जो मौजूदा शिक्षा नीति है, जो सिलेबस है, बड़े बदलाव की जरूरत है या फिर क्या कहना चाह रहे हैं एग्जैक्ट? हाँ, इसमें क्या है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है।
जहाँ तक बदलाव की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीज़ें जो है वो बदल जाती है, जब वो बदल दी जाएं, ऐसा नहीं है। इसमें केवल इतना है कि भारत में जो भारत की पहचान है, भारतीय संस्कृति, यानी कि यूनेस्को में, आपने भी सबने इसको पढ़ा होगा कि यूनेस्को ने एक बार कहा था कि पूरे विश्व की शिक्षा को भारत की महान संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। तो पूरा विश्व इसको मानता है, तो इसको महान अपनी संस्कृति के साथ जोड़ करके वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ समन्वय बिठा करके हमको आगे बढ़ना है, जिसके कारण हम प्रत्येक क्षेत्र में भारत का बच्चा यूनेस्को ने जो कहा था, आप उसी में बदलाव की बात कर रहे हैं? नहीं, यूनेस्को जो है, यूनेस्को का तो एक विचार था, उन्होंने भारत की शिक्षा को लेकर के ये बात कही थी। तो भारत में जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जो सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों का समावेश, जैसे जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि भारत को हम केवल जो है वो पैसा कमाने वाली मशीन तैयार नहीं करना चाहते हैं। एक इंसान है, इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार आप आज देख रहे हैं कि देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें चल रही हैं, इसका कारण क्या है कि भ्रष्टाचार तो वो लोग करते हैं, आतंकवाद वो लोग फैलाते हैं, अलगाववाद वो लोग फैलाते हैं जो लोग अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। यदि कोई हमारे देश में शिक्षा लेता है, हमारे देश की खाता है, जिस घर की खाता है, तो उसका वफादार होना चाहिए। तो वफादार की सारी चीजें जो है शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, वो बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार आप देख रहे हो, आज हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि डिग्रियां तो आ रही हैं, डिग्री तो विद्यार्थी ले रहे हैं, लेकिन चरित्र निर्माण नहीं हो पा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी यही बात है कि चरित्र निर्माण सबसे बड़ी बात है। यानी कि एक चरित्रवान व्यक्ति कभी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, चरित्रवान व्यक्ति कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, चरित्रवान व्यक्ति जो है कभी अलगाववादी नहीं हो सकता। वो घर का भी वफादार है, अपने माता पिता की भी वफादारी करेगा, वो समाज की भी करेगा, देश की भी करेगा, सबके। इसलिए शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और एक और बड़ी बात है कि भारत का जो शिक्षक है ना, भारत के शिक्षक को तो पूरा विश्व मानता है, मानता था और आज भी मानता है। बट हम देखते हैं कि पिछले 200 वर्षों से 150 वर्षों के बाद जो भारत की शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया था, उसमें एक जो बड़ी समस्या थी कि भारत के शिक्षक को आजादी के बाद भी एक वेतनभोगी शिक्षक मान लिया गया, जिनके वेतन ठीक है, वो उसको एक बच्चे पालने के लिए अपने के लिए सैलरी तो मिलती है, लेकिन शिक्षक केवल भारत का शिक्षक वेतनभोगी शिक्षक नहीं है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उसको समाज को कैसे चलाना है, समाज के जो बच्चे हैं उनको कैसे उनको तैयार करना है कि आने वाले समय में वो देश समाज की जो दूसरों के लिए भी सोचें, केवल अपने लिए व्यक्तिगत केवल नौकरी करने के लिए शिक्षक ना बने। हाँ, वो एक देश का शिक्षक बने, वो पूरे विश्व की बात करे, जो वसुदेव कुटुंबकम जिसकी हम बात करते हैं, हम पूरे विश्व को एक परिवार की दृष्टि देखते हैं। तो उसके लिए वो केवल अपना परिवार, अपना पेट, अपना वो सारी चीजें नहीं, उसके सबकी चिंता करने वाला शिक्षक होना चाहिए। लेकिन इसी शिक्षक को जब चुनाव आते हैं वहां के कार्यों के लिए लगा दिया जाता है, और कोई भी जरूरत होती है वहां पर, एजुकेशन तब जो है वो बुरे दौर से गुजरती है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। उसको लेकर आप क्या समझते हैं? क्या सरकारों को शिक्षकों को जहां जरूरत हो वहां पे ड्यूटी पर लगाना चाहिए, या उसके लिए कुछ और प्रबंध होने चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जहां तक चुनाव का प्रश्न है, कुछ तो एसेंशियल ड्यूटीज होती हैं सरकार की, वो तो उनको करनी है। लेकिन जहां तक इस समय वर्तमान यदि हम शिक्षक की बात करें, तो इस समय जो शिक्षक है वो एक बुरे दौर से गुजर रहा है। बुरे दौर का मतलब है कि उसके ऊपर इतना बोझ है, स्कूल के अंदर मिड डे मील उसको चलाना है, अभी तो थोड़ा चीज़ें बदल गई हैं, बिल्डिंग उसको बनानी है, बाकी जितनी भी सेंसेस होती हैं वो सारी चीज़ें उसको चलानी है, इंटरनेट में डाटा अपलोड करना, सब कुछ करना है, बच्चों का रिकॉर्ड अपलोड करना, सब कुछ करना है, बच्चों का रिकॉर्ड, जो स्कूल के रिलेटेड काम है, बच्चों के रिलेटेड तो उसको करना है जो उसका है। बट अदर ड्यूटीज जो है उसको दी जा रही हैं, उनको वहां से हटा करके उसको केवल और केवल पढ़ाने का काम। दूसरा एक और बड़ी बात है, क्लरिकल जो होते हैं वो कई स्कूलों में नहीं होते, वो भी जो शिक्षक पढ़ाने वाला है
वो वाले काम भी उन्हें करने पड़ते हैं। तो ऐसे में शिक्षा तो प्रभावित होगी ना, बच्चों को जिस तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। हाँ, बहुत ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि एक शिक्षक जो है वो मिड डे मील का, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो भी काम कर रहा है, क्लरिकल काम भी कर रहा है, सब काम कर रहा है। और जहाँ तक कि ये ऐसा रहता है कि एक स्कूल में इस समय जम्मू कश्मीर में जो एक और क्राइसिस चल रहा है कि स्टाफ का क्राइसिस चल रहा है कि स्कूल खाली है। जैसे एक 10वीं का 10th का स्कूल है तो वहाँ पे कई ऐसे स्कूल भी हैं कि जहाँ 3 से 4 टीचर्स हैं और वहाँ पे 10 क्लासें हैं। उनको वो सारा रिकॉर्ड का काम भी करना है, उनको पढ़ाना भी है, उनको इन्फॉर्मेशंस ये सारी देखनी है, और वो पढ़ाने के लिए समय कब देगा, पहले ही स्टाफ की कमी है। तो इसके लिए एक सरकार का जो मैकेनिज़्म, अभी हम ये बात कहेंगे कि जो पिछले इसमें 2-3 चीज़ें थी कि जहाँ तक एक ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर के जम्मू कश्मीर में एक बड़ी समस्या थी कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ऐसा था वो जिनके पूरा साल भर शिक्षक जो है, टीचर्स अपने ट्रांसफ़र के लिए ऑफिस के चक्कर लगाते रहते हैं, सीईओ डायरेक्टर, वो चिंतित रहते हैं इसके बाद कब कहाँ होगी, यानी कि ये चीज़ें नहीं थी, जिसके कारण क्या था, शिक्षक परेशान है इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन अभी जो रिसेंट हम बात करते हैं, दूसरा उसमें एक और इशू था कि डीपीसी का इशू था, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होनी चाहिए, जैसे टीचर टू मास्टर, मास्टर टू हेडमास्टर। डीपीसी और डिपार्टमेंट में भी नहीं होती है, क्या कारण क्या है, क्यों नहीं? इसका जहाँ तक एजुकेशन में ये बात कहूँ कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि 2014 में पहली जो है वो डीपीसी टीचर टू मास्टर हुई थी। कुछ मास्टर टू लेक्चरर इस तरह से बनना, हेडमास्टर्स बनना, उसके बाद में आज तक डीपीसी नहीं हुई। लेकिन अभी जो पिछले लगभग 8-10 महीने में हमारे जो इस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी विशिव कुमार जीत सिंह जी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ बहुत बड़े बदलाव करने का ऐसा किया है, और वो उन्होंने कुछ बड़े सराहनीय ऐसे कदम उठाए हैं। जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर इस समय है, इसमें अंचित जी एक ऐसा रहता था कि एक ट्रांसफ़र में करप्शन का एक बहुत बड़ा धंधा था। उसमें ये चीज़ें थी, भाई ये जम्मू में जैसे हम बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो एक ट्रांसफ़र का ऐसा हम सुनते थे कि भाई एक लेक्चरर की ट्रांसफ़र के लिए 1 लाख रुपया, टीचर्स की ट्रांसफ़र, मास्टर्स की ट्रांसफ़र के लिए बहुत जन के, ये तो हम मान सकते हैं कि यदि बिल्कुल सच होता था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट चीज़ें नहीं चल रही थी। तो उसके बाद में इन्होंने एक मैकेनिज़्म को अभी पिछले 7-8 महीने से अपनाया वीके सिंह जी ने, और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की सहायता से। उसमें इन्होंने एक पोर्टल बनाया। पोर्टल में ये ऑनलाइन सारा डाटा उनके पास है, वहीं से ट्रांसफ़र करेंगे। और वो अभी जो रिसेंटली ट्रांसफ़र हुई है, लेक्चरर्स वगैरह की हुई है, इसमें मैं एक बात कहूँ कि जहाँ तक कुछ लेक्चरर्स हैं जो अभी हमारे जैसे पहाड़ों में, मान लिया कि जम्मू से कोई किश्तवाड़ में काम कर रहा है, कोई कठुआ से बनी में काम कर रहा है, रियासी से मोहर में काम कर रहा है, पिछले 12-15 वर्षों से काम कर रहा है। तो अभी जो उन्होंने ट्रांसफ़र्स की हैं वो एकदम उन्होंने चॉइस, जो 5 चॉइस मांगी थी, और उन्हीं 5 चॉइस के ऊपर उनको भेज दिया गया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि इसमें कोई करप्शन फ्री, हम जो कह सकते हैं कि ऐसे चर्चाएं कई बार होती हैं, लेकिन हमें सेक्रेटरीट में भी हम उनसे, कमिश्नर सर से भी मिलना हुआ, डायरेक्टर से भी मिलना हुआ, बाकी भी, बट इसमें करप्शन जो है, ये करप्शन फ्री ट्रांसफर इस बार पहली बार हुई है। और इन्होंने डीपीसी के लिए दावे से कह सकते हैं, जे हम बिल्कुल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनकी जो नीयत है काम करने की, जे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नीयत बहुत अच्छी है जम्मू कश्मीर में। और जब से वो आए हुए हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक वर्क कल्चर जो है वो दिख रहा है। आप जाओगे डोडा, किश्तवाड़ जैसे पहाड़ों के अंदर भी जाओगे, ठीक है गलतियां तो कुछ होती हैं और सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक टीचर्स के अंदर एक पढ़ाने का एक, जिसको कहते हैं ना, एक रुतबा, वो भी जगह है, और एक डर भी है। अभी हम देखते हैं कि कितने उन्होंने सीईओज को सस्पेंड कर दिया, और उन्होंने कितने जेडीयूज को सस्पेंड कर दिया, जहां से थोड़ा सा दिखा, बाकी चीजें तो हमें मालूम नहीं। लेकिन शिक्षा में क्या सिर्फ बदलाव की जरूरत है या क्रांति की जरूरत है? शिक्षा क्रांति की जरूरत है। देखिए, जो क्रांति शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, क्रांति की जरूरत है, लेकिन शिक्षा में बदलाव करने के लिए एक वक्त लगता है। जैसे जम्मू कश्मीर जैसा एक दम से नहीं बदलती हैं, और उसको एक वक्त जो है वो सरकार को भी देना पड़ेगा, और सरकार को भी एक नियत से काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ी सारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं, उनके ऊपर गंभीर चिंतन करके, और ये इसको ऊपर से लेकर नीचे तक जाना पड़ेगा। कहाँ समस्याएं हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद समस्याओं की आपने बात की, हम देखते हैं कि काफ़ी स्कूलों की
बिल्डिंग्स की हालत काफ़ी ख़राब रहती है, इसके अलावा और चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि एक लंबा समय लग सकता है, और उसमें भी अगर नीयत साफ़ हो, अगर एजुकेशन को सुधारने की, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की, सरकारी स्कूलों को सुधारने की, अगर साफ़ नीयत से भी काम किया जाएगा तो एक लंबा वक्त लग जाएगा? देखिए यदि साफ और सरकारें संजीदा दिखती है कि बच्चों को अच्छी तालीम मिले और वो अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे, अपना बिजनेस भी करें, क्योंकि आजकल चल रहा है कि सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती, लेकिन अपनी नौकरियां खुद वो जनरेट करे और औरों को भी नौकरियां। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक चीज़ इसमें उन्होंने कही है, वो लक्ष्य लिया है उन्होंने कि हम कहते हैं ना कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, सब लोग चिल्ला रहे हैं नौकरी नहीं, हमें भाई सरकार कितनी नौकरियां दे पाई? हाँ, उसमें ऐसा है कि जो हमको शिक्षा की दृष्टि से हम जो बात करें, हमको केवल नौकरी लेने वाले लोग तैयार नहीं करने हैं, हमको नौकरी देने वाले लोग तैयार करने हैं। यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वो स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा उन्हें बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, और उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, और वो अपने आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं ताकि वो नौकरी देने वाले बन सके। और ये दावा किया जाता है कि दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधारी है दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ सालों में, और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो नई बनाई गई, पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया। क्या जो दावे वो करते हैं, आपने दिल्ली के स्कूलों का आप जानकारी है आपको, या उसके बारे में पड़ताल आपने की है, या वहाँ पे विजिट किया है, और क्या वाकई में जो शिक्षा देने का तरीका है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हुआ है, या सिर्फ ये खोखले बातें? देखिए जो दिल्ली की, मैं दिल्ली के आपकी संस्था वहाँ, हाँ, मैं दिल्ली के स्कूलों में भी गया हूँ, देखा है। जहाँ तक दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़, उसके कॉलेज आप देखते हैं कि जेएनयू की तो एक अलग बात है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जेएनयू से आप खफा दिख रहे हैं क्योंकि शुरू में ही आपने कुछ ऐसा। हाँ, जेएनयू जो है वो एक ऐसे लोगों का एक अड्डा बन गया है, इसमें हमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग भी निकले हैं जो सरकारों में रहे भी हैं और हैं भी, और टॉपर्स काफ़ी निकले। आप ये बात थोड़ी विवादित हो जाएगी बहुत। देखिए जो अच्छी बात है ना, जो टॉपर्स हैं अच्छी, उसमें से बहुत टॉपर्स हैं, एक नहीं है, बहुत हैं देश में, लेकिन प्रश्न दे रहे हैं, दी है, हाँ, अभी भी दे रहे हैं। प्रश्न केवल इतना है कि एक यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे मेजॉरिटी में कैसे आ रहे हैं, मेजॉरिटी में कौन लोग हैं। अब बाहर जो आज जेएनयू को उसको एक ऐसे लोगों का अड्डा मान लिया जा रहा है कि जो चरित्रहीनता का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों है? ये कौन मान रहा है? ये तो एक देश में और पूरी दुनिया में धारणा किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बनाई जा रही है, क्या ऐसा ना माना जाए? नहीं, आप जाइए, आप भी गए होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, आप देखिए वहाँ के स्ट्रक्चर को देखिए। इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, बिल्कुल नंबर 1 है। वो क्वालिटी में नंबर 1 हो सकती है, क्वांटिटी में नंबर 1 हो सकती है, यानी कि अच्छा है पढ़ाई, उसका मापदंड जो सरकार तय करती है, इस मौजूदा सरकार भी है, उन मापदंडों में वो नंबर 1 है। हाँ, मापदंडों में नहीं लगता एक जहां तक मैं एक संगठन का अधिकारी होने के नाते आपको ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी है, क्योंकि जो जिसे नंबर 1 दर्जा दिया जा रहा है उसी यूनिवर्सिटी को आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं, ये वो बात नहीं है, ये हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं, और ये ऐसा है नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, एक शिक्षक के नाते हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे, हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उसके विचारों के। हम बच्चे के खिलाफ ही नहीं है, हम बच्चे के खिलाफ ही नहीं है, यानी कि हम ऐसी शिक्षा, उन्होंने कैसी शिक्षा ग्रहण की है कि आप देखिए कुछ चीज़ें, अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ सार्वजनिक, क्योंकि मेरी मर्यादाएं हैं, कि जो देश विरोधी जाती हों, ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं। तो उसके विचार आप देखिए ना, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, वहाँ से ऐसा तो नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत अच्छे संस्कारों से भरे हुए बच्चे हैं, वो भी तो हैं। तो एक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होनी चाहिए। दिल्ली स्कूल की आप बात कर रहे हैं? दिल्ली स्कूलों की जो हमने देखा है, दिल्ली जो एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से एक अच्छा माहौल है दिल्ली के अंदर। जो आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, उन्होंने इसके ऊपर जो प्रयास किया, एक अच्छा प्रयास किया, हम उसकी सराहना करेंगे, हम क्यों ना करेंगे। उन्होंने प्रयास किया, प्रयास वो कर रहे हैं, यदि वो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, इसी तरह से बाकी भी होना चाहिए। आप, मेरा सवाल ये था कि सिर्फ दावे हैं या फिर वाकई में जो रिजल्ट है वो भी आया? देखिए, क्योंकि आपकी संस्था वहां वो एक राजनीतिक पार्टी है,
बेशक चीफ मिनिस्टर कुछ भी हो, बट एक राजनीतिक पार्टी है, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में कोई बयान देना उचित नहीं रहेगा। शिक्षा की जब बात चल रही है, क्योंकि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तब बात होगी, शिक्षक को अच्छा माहौल मिलेगा तो वो अच्छा पढ़ा पाएगा, एसी वाले रूम मिलेंगे तो गर्मियों में भी वो अच्छे जहन के साथ बच्चों के पास पढ़ाने के लिए जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। क्या सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर एक तमाम चीज़ों पर काम करना चाहिए ताकि एक अच्छा माहौल बन सके और अच्छे से पढ़ाई हो सके? देखिए, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी एक डायर नीड है इस समय देश के स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। बजट का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन के लिए रखना चाहिए। अभी इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 6% जो है वो जीडीपी का इसमें रखा है, एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से इन्होंने एजुकेशन जो पॉलिसी जो बनाई है उसमें 2.5 लाख इतना एक स्टेक होल्डर समाज के लोगों से, टीचर से, बिजनेसमैन जो हैं उनसे सुझाव लेकर के पॉलिसी को बनाया है, उस और सरकार जो है गंभीर भी दिख रही है। क्योंकि हमको केवल पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं देखना है हमको, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए हमको जो है उसकी सराहना करनी चाहिए और समाज को भी करनी चाहिए। और अच्छे काम की जब एक मेजॉरिटी में हम लोग सराहना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, अच्छे काम करने वालों की तारीफ करेंगे, तो उनको एक एक्सपोजर मिलता है करने के लिए। देश के अंदर एक ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए एक, कि अच्छे लोगों को हमको संगठित करना है। हमारा संगठन यही काम करता है। एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले कि वो एक चरित्रवान होना चाहिए, वो पंक्चुअल होना चाहिए, जैसे एक शिक्षक की जो क्वालिटीज होती हैं। बट इस समय जो अच्छा शिक्षक और इस समय शिक्षक के सामने चुनौती है, वो चुनौती ये है कि वो सरकार से जो पॉलिसी सरकार की है वो तो काम करे, उसके बाद एक एक्स्ट्रा उसको वर्क करने की जरूरत। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे संगठन ने एक देश भर में एक जो है अभियान शुरू किया है, मेरा विद्यालय मेरा तीर्थ करके। जैसे सरकार का भी उसमें है कि माई स्कूल माई प्राइड करके सरकार, हाँ, उसमें क्या है कि जैसे मान लिया एक मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में मेरे द्वारा या एक टीचर के द्वारा सरकारी जो सहायता मिलती है उसको मिलाकर के कौन से अच्छे प्रयास, जैसे मॉर्निंग असेंबली की हम बात करते हैं, मॉर्निंग असेंबली में अच्छी प्रेयर होनी चाहिए, बच्चों की यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे बच्चे स्कूल में आए। उसके बाद में एक स्कूल के अंदर एक आप ये ले लो कि एक हर्बल गार्डन होना चाहिए, किचन गार्डन होना चाहिए, उसकी दीवारों में अच्छी पेंटिंग हो, स्कूल के अंदर अच्छी प्लांटेशन हो, स्कूल एक मंदिर जैसा दिखे। कोई बजट भी तो होना चाहिए। बजट देखिए, दो बातें, सरकार जितना बजट देती है वो दे रही है, जितना दे रही है वो ठीक है। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, टीचर का एक बड़ा रोल है इस समय। एक तो वो सरकार से जो मिलता है उसको, दूसरा वो कम्युनिटी की सहायता से भी ऐसा काम कर सकता है। हमें मान लिया कि एक छोटा सा, हम कहते हैं कि एक दीवार हमारी टूट गई, उसमें फिर कई सवाल भी उठाए जाएंगे। जब कोई मदद आप किसी से लेंगे, कितना पैसा लगा, नहीं, तमाम तरह के उसमें देखिए जो मदद हम लेते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी तो रखनी पड़ेगी। होता है क्या, ऐसा किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ऐसा काम करते हैं। लेकिन अंचित जी, उसमें एक बड़ी बात आती है कि जो अच्छे लोग हैं ना, उनको कोई पूछता नहीं है, वो चुप करके काम करते, तो उनका इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि हम ज्यादा चक्कर में पड़े। वेतन से भी, हाँ, तो वेतन से भी लगाते हैं, बहुत लोग हैं जो वेतन से लगाते हैं। और वेतन से भी लगा करके कम्युनिटी का क्या रहता है कि जैसे मान लिया हमारे पंच सरपंच हैं, गांव में कोई एक बड़ा आदमी है जो पैसे दे सकता है, हमारी को मान लिया एक दीवार टूट गई है स्कूल की, जहाँ कोई एक छोटा प्रॉब्लम है, हमें वो बनाना है, हम एक मीटिंग बुला सकते हैं। मीटिंग बुला करके उनके सामने एक डिमांड रखी, जो हमारी विलेज एजुकेशन कमेटीज बनी होती हैं, कि हमारा ये काम है, थोड़ा आप लोग, हो सकता है कि कोई कह दे चलो यार मैं आपको 2000 रुपये दे देता हूँ, आप इसकी जब मैं ये बना करके दे देता हूँ। जी, इस ऐसी सहायता लेकर के हमको सरकार और लोगों के बीच में एक प्रॉपर समन्वय बिठा करके हमको काम करना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते हैं। जी, रजनी बालाजी की कश्मीर में हत्या हो जाती है जिस तरह से, उसके बाद वहाँ पर जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षक, वो काफ़ी चिंतित थे, और भी तमाम आपकी संस्थाओं के लोगों ने ये मुद्दा उठाया, और भी लोगों ने आपका साथ दिया। तो अब उस पर क्या बातचीत सरकार से आपकी हुई है? अगर हुई है,
अगर नहीं भी हुई है तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है कि अब क्या जो शिक्षक वहाँ हैं वहीं रहेंगे या थोड़ी देर के बाद उन्हें यहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? देखिए जो रजनीवाला, आपकी स्पष्ट तौर पर उस हत्या के बाद क्या मांग? देखिए जो रजनीवाला जी की हत्या वहाँ पे हुई है, उससे पहले भी शिक्षक मारे जा चुके हैं और भी समाज के लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। उसमें हमने जो था इसका विरोध भी किया था और हमारे संगठन ने देश भर से, मैं आपको अभी बताऊं कि कल की एक इन्फॉर्मेशन है, केवल उत्तर प्रदेश से लगभग 60 से 70 जिलों से उन्होंने एक विज्ञापन इनके नाम, अपने जम्मू कश्मीर के जो LG हैं मनोज सिन्हा जी के नाम और देश के गृह मंत्री जी के नाम उन्होंने भेजा है कि जम्मू कश्मीर में शिक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। उड़ीसा से, कर्नाटका से, गुजरात, पूरे देश भर से हमारे संगठन ने वो उनको एक भेजा है विज्ञापन अपना कि जम्मू कश्मीर में शिक्षकों की समस्या जो है, सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित की जाए। जहाँ तक ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है कि टीचर्स के ऊपर आक्रमण करना, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर में इस समय बहुत सारे परिवर्तन जो हैं वो कुछ चल रहे हैं, जैसे आर्टिकल 370 का हटना, उसके बाद में बहुत चीज़ों का बदलाव होना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे। अब एक बड़ी बात है कि कुछ स्कूलों में देखिए राष्ट्रगान का मुद्दा रहता है कि राष्ट्रीय गीत नहीं होता है स्कूलों के अंदर, तो उसका भी सरकार का जो है इसके ऊपर फोकस है कि ये प्रत्येक स्कूल में राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय ध्वज फिरना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। ये सारी घटनाएं घटती हैं ऐसी। तो इस क्या है, जम्मू कश्मीर एक राष्ट्रवाद की दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे तत्व जो हैं, शरारती तत्व जो अलगाववादी, आतंकवादी जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, वो ऐसा होना नहीं देखना चाहते हैं, वो ऐसी घटनाएं कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज को जो है वो एकजुट होकर के इन चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। और एक शिक्षक जो है, ये तो हटने वाला कोई है नहीं। ठीक है, कुछ देर के लिए ऐसी चीज़ें चलेंगी, बट देश से बड़ा तो कोई नहीं है। अगर जाने भी जाएंगी तो शिक्षक लगे हुए हैं हमारे, वो काम कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर भी काम कर रहे हैं, जम्मू के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर भी काम कर रहे हैं। ये चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें विश्वास है कि हम इस को एक दिन हम जीत प्राप्त करेंगे। बड़ी समस्या ये है कि वहाँ जो कश्मीर, जम्मू जो ऐसे बच्चे हैं, उनको हमको एक मुख्य धारा में उनको संस्कारों से परिवर्तन करना, उनको राष्ट्रीयवाद की शिक्षा देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो ऐसे अलगाववादी तत्वों के घेरे में आकर के वो लोग ऐसी बातें करते हैं। इसमें एक सरकार के द्वारा भी शिक्षा से ही बदलाव होगा। विश्व गुरु भी देश शिक्षा के माध्यम से ही बनेगा। जे बिल्कुल शिक्षा के माध्यम से ही देश के समाज में परिवर्तन आएगा। जब समाज में परिवर्तन आएगा तो समाज से राजनीतिक परिवर्तन होगा, और राजनीतिक परिवर्तन के द्वारा और शिक्षा के द्वारा विश्व में हम जो है भारत को। एक सवाल जो मेरे मन में कई बार आता है, क्या शिक्षक को किसी एक आइडियोलॉजी का होना चाहिए, किसी एक संगठन से जुड़ा होना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो अच्छी लगती है कोई, तो क्या वो उस सोच को उसे शिक्षा में शामिल करना चाहिए जब वो पढ़ा रहा है? क्या आप समझिए, या एक ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, अगर वो किसी को नहीं भी पसंद करता तो उसके बारे में भी उसे विद्यार्थियों को बताना चाहिए, या उसमें अपनी सोच उसे नहीं लानी चाहिए? क्या इस पर देखिए, जो शिक्षक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। देखिए अंजित जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है। शिक्षक यदि ये डिसाइड करेगा कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरा कौन है, तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। इससे बड़ा क्राइम और कोई नहीं हो सकता। शिक्षक एक ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। उसके सामने जो बच्चा है ना, उसको बच्चा भले ही कई बार होता है ना, किसी की शक्ल किसी को पसंद नहीं होती है। हो सकता है कि बच्चे को ही शिक्षक पसंद ना हो, और शिक्षक को कई बार लोकेलिटी में लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि गांव में, परिवार में कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बट एक शिक्षक होने के नाते उसको कभी भी
किसी भी परिस्थिति में बच्चे को कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये टीचर, मेरा टीचर मेरे साथ किसी तरीके से कोई घृणा करता है। ऐसा करना जो है एक महापाप है। शिक्षक ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, उसको कोई जाति नहीं देखनी चाहिए, उसको कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, उसको गरीब नहीं देखना है, उसको अमीर नहीं देखना है। उसके सामने वो बच्चे एक भगवान का रूप है। वो बच्चे कल, आज के बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, कल वो बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वो बच्चा इस देश का आईएएस करेगा, देश का वो एक बड़ी पोस्टों पे जाके काम करेगा। तो जो वो बच्चा उस क्लास में सीखता है, क्या वो बाद में जाके भी ऐसा काम करेगा? इसलिए शिक्षक को एक राष्ट्रीय शिक्षा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद के नाम से, सभी वर्गों को मिला करके, सभी क्षेत्रों को मिला करके उसको काम करना चाहिए। उसको एक राष्ट्रीय शिक्षा के नाते एक बड़े मन से काम करना चाहिए। उसके सामने स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि बच्चों से सफाई करवाई जाती है स्कूलों में। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। पहले हमने भी खबरें की थी और कुछ सोशल मीडिया में भी हम अभी भी कुछ तस्वीरें देखते हैं लगातार। तो तब ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर झाड़ू उठा सकते हैं, या फिर उसे स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया जाता है और काम करवाया जाता है विद्यार्थियों से। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है, गलत है, कितने हद तक सही है या गलत है। आपको क्या लगता है, ये सही है कि स्वच्छ भारत के नाम पर विद्यार्थियों से स्कूल भी साफ करवाया जाए? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री यदि झाड़ू मारते हैं तो हम जो पढ़ाते हैं ना कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? उसको खेलना भी आना चाहिए, उसको झाड़ू मारना भी आना चाहिए, उसको बर्तन साफ करने भी आना चाहिए, उसको भाषण देना भी आना चाहिए, उसको पढ़ाना भी आना चाहिए, उसको फिजिकल भी, उसको स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें स्कूलों के अंदर सीखी जाती हैं। जहाँ तक कि इस दृष्टि को लेकर के कि हमने केवल बच्चों से काम करवाना है और अपने आप को बचा करके रखना है, या कोई दूसरे दृष्टिकोण से यदि कोई टीचर ऐसा करता है तो वो गलत है। अन्यथा बच्चों से काम करवाना, ऐसा काम तो नहीं करवाया जाता है कि अब डेली बच्चे स्कूल में आए तो आते आते उनको ग्राउंड साफ करने के लिए लगवा दिया, या ऐसा तो होता भी नहीं है स्कूलों के अंदर, बिल्कुल होता नहीं है। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आज क्या है कि कुछ शरारती जो लोग, कई बार होता है कि कुछ लोग पब्लिसिटी, कुछ आपस में घृणाएं वगैरह होती हैं, उसके कारण ये चीज़ें कुछ हाईलाइट हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसी गलतियां कर भी बैठते हैं। यदि कर बैठते हैं तो वो अल्टीमेटली क्या, सरकार का दबाव तो रहता है, ऐसा कोई करने का प्रयास तो नहीं करेगा। यदि कोई गलती ऐसा करता है तो उसको सुधारना चाहिए। और जहाँ तक काम की दृष्टि है, झाड़ू मारना हम खुद करते हैं। मैं स्वयं झाड़ू मारता हूँ, मैं टीचर भी हूँ, बट मैं ग्राउंड में अगर बच्चों को हम कहते भी हैं कि चलो बच्चों हम मिल करके कोई एक थोड़ा ग्राउंड में थोड़े पत्ते पुत्ते पड़े, इनको साफ करते हैं, हम खुद भी साफ करना शुरू करते हैं, बच्चे भी करते हैं। बहुत बच्चों को बहुत आनंद। कम आने की स्थिति में क्या शिक्षकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, रिजल्ट कम कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक जो रिजल्ट कम आना, उसके पीछे एक कारण नहीं है। रिजल्ट कम आने के पीछे पूरा शिक्षा तंत्र जिम्मेवार है, केवल एक शिक्षक जिम्मेवार नहीं है। देखिए, उसमें एक तो प्राइमरी एजुकेशन का विषय है, उसमें आप देखिए ना, पहले तो आप स्टाफ पूरा कर दीजिए। सरकार का रहता है कि वो यदि स्कूल के अंदर स्टाफ है, प्रॉपर है, तो वो दूसरा, वो किस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है। तो जहाँ तक ये है कि उसमें सरकार का जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और शिक्षक किन परिस्थितियों में, एक चीज़ ये है। दूसरा, उसको एक सामाजिक सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। और दूसरा, शिक्षक का एक अपना प्रयास भी है, वो भी कैसा प्रयास कर रहा है। तो रिजल्ट कम आना, ज़्यादा आना, वो एक अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थितियों का रहता है। इसमें तो हम एकदम नहीं कह सकते कि केवल रिजल्ट स्कूल का कम आ गया और केवल शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके पीछे कारण देखे जाने चाहिए कि किस कारण से रिजल्ट कम आया है। ये एक बड़ा, हमको क्या है, हमको शिक्षा है ना, शिक्षा में हमको एक कोऑपरेट करना पड़ेगा। लोगों को भी, टीचर्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा, टीचर्स को लोगों से मिलकर के, और टीचर को सरकार से, लोगों को भी सरकार से मिलकर के, जो सारे पिलर्स जब हम लोग एक ना, देखिए हमारे देश में और दुनिया में ही आप देखते हैं कि एक ज़्यादा परंपरा है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न ज़्यादा उठाने वाले लोग होते हैं। प्रश्न उठाते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर आप वो कहते हैं कि दूसरे को कहते हैं आपने ये ठीक नहीं किया।
बट क्या है कि मैं ये कहूँगा एक शिक्षक के नाते कि हमको प्रश्न उठाने के बजाय सोल्यूशन बताने चाहिए, उसका समाधान देखना चाहिए, ताकि प्रश्न उठाने से तो झगड़े बढ़ेंगे ना, तो सोल्यूशन होंगे तो उससे हल निकल आएगा, उस समय भी वेस्ट नहीं होगा हमारा। चलिए, पहले हम देखते थे कि सभी लड़कियों को परिवार वाले तालीम नहीं दिलाते थे या फिर लड़कों को भी कम पढ़ाते थे, लेकिन आज की स्थिति जो है पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं, तो क्या भविष्य देख रहे हैं देश का आप? और पॉपुलेशन पर भी नियंत्रण है और गांव से शहरों तक लोग आकर वहां रहकर बच्चों को तालीम देने इतने सीरियस दिख रहे हैं ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं। बहुत से बच्चे नहीं भी पढ़ पा रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को तालीम इस समय मिल रही है और लड़कियों को खासकर पढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बदलाव हो रहा है देश में? बदलाव की स्थिति में है देश या फिर अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है? देखिए अंचित जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये जो आपने लड़कियों वुमेन एजुकेशन की बात की है, आप जिस स्कूल में हैं वहाँ पे भी यही स्थिति है कि लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है या फिर वहाँ बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। और मेरे स्कूल की जो टॉपर है ना वो लड़कियां हैं। ये बड़ा एक यूपीएससी की सिविल सर्विसेज में भी पहली 3 नंबर पर लड़की। ये बहुत ही एक संतोषजनक बात है हमारे देश में, दुनिया में, कि वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की जहाँ पे अभी बात चल रही है, तो लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से भी उस कंपटीशन में आगे बढ़ रही हैं। जैसे कि आईएएस टॉपर लड़की की बात करते हैं, जितनी भी सिविल सर्विसेज और दूसरी भी वहाँ पे लड़कियाँ, और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आप वहाँ पे देखिए कि लड़कियाँ वहाँ पे टॉप कर रही हैं। तो इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आ रहा है। और एक ये बात बड़ी स्पष्ट है कि केवल इस दिशा में बदलाव नहीं आ रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में वो बदलाव आ रहा है। और ये जो दिखा रहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो एक क्या है कि ऐसे बदलाव की वर्तमान समय में आवश्यकता है और पूरा विश्व भारत की अपेक्षा कर रहा है। और भारत की लड़कियां जो हैं, केवल भारत के अंदर उन्होंने परचम नहीं लहराया है, पूरे दुनिया में जाकर के वो नंबर 1 पे चल रही हैं इस समय। आप देखिए दुनिया के 10 जो बड़े डॉक्टर्स हैं, अगर उनमें आप देखेंगे तो दुनिया के 10 डॉक्टर्स की, अगर अच्छे डॉक्टर्स की बात की जाए तो हो सकता है कि उसमें 7 इंडियन हो, और उसके बाद में 7 में से अगर बात करें हो सकता है कि 7 में से 4 जो है वो लड़कियां हों। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये संतोषजनक बात है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो है वर्तमान में किन मुद्दों पर काम कर रहा है, शिक्षकों के किन मुद्दों पर, और शिक्षा नीति में जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ पा रहे हैं आप? क्या पूरा आपका आगे का फ्यूचर प्लान है आपकी? बहुत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो है वो देश भर में स्कूली शिक्षा और उसके बाद में यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हम बात करें तो बहुत सारे सुझाव जो हैं पिछले लंबे वर्षों से सुझाव माने भी जाते हैं। बहुत अभी हम देखते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें बहुत सारे सुझाव हमारे माने गए हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि सुझाव ऐसे हैं। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री जी जब बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के साथ जब बात करते हैं, या स्टेट्स में भी जब हम लोग भी बात करते हैं, तो जब हम पिछली बार जैसे मान लिया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के पास गए तो उन्होंने यही बात पूछी कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन तो चलाते हो लेकिन आप काम क्या करते हो। तो जब हमने उनको ये बताया कि जैसे मेरे विद्यालय मेरा तीर्थ की हम बात करते हैं, जैसे हमने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमने जम्मू कश्मीर के अंदर ही लगभग बहुत सारी ऑनलाइन बैठकें टीचरों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अवेयर करने के लिए ऐसी बात कही। और हम ये कहते हैं कि हमारा शिक्षक जो है, हमारा जो कार्यकर्ता जो है, जहाँ जहाँ भी काम कर रहा है वो वहाँ ईमानदारी से के साथ काम करे। इस तरह से पूरे देश भर में जो बहुत सारे सुझाव जो हैं वो राष्ट्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की दृष्टि से जो मानने भी गए हैं। और सरकार जब बात करते हैं तो जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं जहाँ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देश का पहला ऐसा संगठन है कि जो शिक्षा की बात करता है। अन्यथा टीचर्स आते हैं, वो समस्याएं अपनी रख करके चले जाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो शैक्षिक महासंघ काम करता है। तो ये एक संतोषजनक बात है। देश भर में देश का सबसे बड़ा संगठन है और सबसे बड़ा संगठन तो कोई ऐसे बन भी नहीं पाता है। टीचरों में भी एक्सेप्टेबिलिटी है हमारी, एकदम से टीचर भी कहते हैं, हम जो टीचर्स को अपने साथ जोड़ते हैं, हम ये बात कह के नहीं जोड़ते कि हम आपकी कोई ट्रांसफ़र करवाएंगे, हम आपका कोई ऐसा काम करेंगे। ऐसा हम पहले बोलते हैं कि हमको भाई जितना भी हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, एक वफादारी के साथ हमको एक सामाजिक दृष्टि से, एक परिवार की दृष्टि से जुड़ना है और समस्याओं के समाधान के लिए हम काम करना। और बहुत ऐसे शिक्षक हैं
जो काम करते हैं, और बहुत से ऐसे शिक्षक उन्होंने वो इस नाते वो जुड़ जाते हैं हमारे साथ। जब देखो ना, ये कई बार जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी भी करें, कोई प्रलोभन दे करके आप जोड़ोगे तो आजकल कोई अनपढ़ तो है नहीं, खास करके टीचर जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता होता है कि ये कितनी औकात है इनकी, ये क्या कर सकते हैं। ऐसा झूठ बोल करके हम किसी को ना तो जोड़ते हैं, ना हम जबरदस्ती करते हैं। धीरे धीरे हम लोग अपना जितना हम कर सकते हैं उतना हम काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें सफलता भी मिल रही है, जो अच्छी बात। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद अंचित जी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो है वो शिक्षकों के मुद्दों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, और कई सारे सुझाव भी जो सरकारों को दिए गए, प्रशासन को दिए गए, और इनका कहना है कि उन सुझावों को माना भी जाता है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी शिक्षक रतन शर्मा जी। इन्होंने तमाम अपनी बातें जो हैं वो रखी हैं। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।